हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके घर परिवार के लोग भी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपके अपने सर आ गए हैं और आपके लिए भौतिकी विज्ञान की चैप्टर नंबर 3 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जिससे क्या कुछ खास बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ खास है आपके लिए A to Z इसमें क्वेश्चन सारे इंक्लूड किए हैं और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं और इसके शुरुआत के साथ ही आपके लिए एक प्यारा सा थॉट। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने मांगा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं कि इस पर आधारित क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपके सामने आ गया है कि स्थिर विद्युत में आवेश किस अवस्था में होते हैं। तो स्थिर विद्युत में आवेश जो है वो किस अवस्था में होते हैं, तो ये विराम अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? विराम अवस्था में होते हैं। कहा जाता है कि एवोनाइट की छड़ और फ्लानेवेल की टोपी को आपस में रगड़ने पर एवोनाइट, क्या बोले, एवोनाइट एवोनाइट और फ्लानेवल की टोपी को आपस में रगड़ने से क्या बनता है, तो स्थिर विद्युत आवेश का निर्माण होता है जो हमेशा विराम अवस्था में होता है। चलिए इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि धारा विद्युत में आवेश रहते हैं। अब देखिए धारा की बात किया जा रहा है, तो धारा क्या है, तो धारा गति की अवस्था में होता है। धारा जो है वो हमेशा किस अवस्था में होता है? धारा हमेशा गति की अवस्था में होता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा जाता है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं? धन ध्रुव, ऋण ध्रुव या दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं उसको आपको बताना है। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है ना, जहाँ से धारा भेजने का काम होता है, तो धारा इधर से जाता है तो ये धन आवेश होता है और इधर क्या होता है, ये एक्सेप्टर होते हैं, ग्रहण करते हैं, तो धन ध्रुव कहलाता है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत प्रवाह की जो दिशा है वो कैसा होता है? तो विद्युत प्रवाह की जो दिशा होती है वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल, अभी बताए ना कि प्लस से ये माइनस के तरफ ये संचरित होती है, ये इनका बहाव होता है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। किसी तार के विद्युत धारा का प्रवाहित होती है, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है? क्या कहा गया कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है? तो आप कहेंगे कि 6 पॉइंट, देखिए यहाँ पर 6 पॉइंट इंटू 10⁸ होगा। क्या होगा? 10⁸ होगा। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होता है, इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। ठीक है, प्रवाहित होता है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो एकांक समय में विद्युत धारा के आवेश, देखिए ये आपका एक नालिका हो गया और इस एकांक समय में विद्युत आवेश, यहाँ से विद्युत आवेश जो प्रवाह करेंगे, परिमाण इसका प्रवाह करेंगे, उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा जाता है कि किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.44 धारा प्रवाहित हो रही हो। क्या कहा गया कि विद्युत लैंप से कितना 0.44 धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, तो इसके द्वारा अगर लैंप से 3 घंटे तक, कितने 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश क्या होगा? तो देखिए आवेश को निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, वो होता है I = Q/T। अब इसमें हमको Q आवेश चाहिए, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, तो I × T हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 0.4
0.4 इंटू यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 0.4 इंटू यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एक चीज यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये जो धारा की प्रवाहित धारा है ना, तो हमें क्या करना है, इसको सेकंड में ले जाना है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3600 से भी गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये डेसिमल को हटाएंगे तो 0 से 0 यहाँ कट गया, और फाइनली जब इसको गुना करेंगे तो ये गुना करने के बाद ये आ जाएगा 4320 आ जाएगा, जिसको हम लोग कूलाम कहेंगे, ठीक है। इतना कूलाम आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 4320 कूलाम आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ गया। चलिए, तो क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताते हैं। देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। किसी विद्युत बल्ब से तंतु में 0.5 विद्युत धारा इससे प्रवाहित होता है, ठीक है, और कहा गया कि 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में आवेश, तो फिर से वही फार्मूला आपको अभी बताया है कि I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो फिर से यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, तो IT हो जाएगा, क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। अब देखिए आवेश यहाँ पर कितना है, तो 0.5 एम्पियर है, कितना है, 0.5 एम्पियर है। 10 मिनट दिया गया है, तो इसको सेकंड में बदल लीजिए, और यहाँ पर बट्टा 10 कर देंगे, तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि 300, यहाँ पर 300 कूलाम जो है वो आपका आंसर हो गया, 300 कूलाम जो है वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, विद्युत चुंबक को बनाने के लिए हमेशा जो है वो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा गया था, ठीक है, कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहा जाता है। देखिए किसी विद्युत धारा के सतत पथ को किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहा जाता है, तो विद्युत परिपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्युत परिपथ कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत धारा के चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। विद्युत धारा की चाल तथा प्रकाश की चाल में क्या अंतर है, ठीक है। तो इनके जो चाल होते हैं ना, इनके विद्युत धारा की चाल तथा प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, तो ये दोनों चाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान चाल से चलते हैं। क्या होते हैं, समान चाल से चलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, तो दोनों क्या है, दोनों समान चाल से चलते हैं। ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वह विद्युत धारा जो तार को प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10 टू द पावर आपका यहाँ पर -7 है, जो यहाँ पर इधर हो गया है -7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है, तो वो धारा क्या होगा, ठीक है। तो इससे जो धारा होगा, ठीक है, तो ये प्रति इकाई होता है, ठीक है, प्रति इकाई धारा यहाँ पर से प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा प्रति इकाई अर्थात 1 एम्पियर की धारा से प्रवाहित होती है, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए ये आमीटर है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये इधर R1 हो जाएंगे, ठीक है, इधर R2 हो जाएंगे, तो इसी में इसको जोड़ा जाता है। जबकि इसी जगह वोल्ट मीटर की बात किया जाएगा तो ये परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। ये दोनों बातें याद रखना है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि सेल का विद्युत विभवांतर बल क्या होता है। विद्युत विभवांतर बल जो है वो क्या होता है, ये पूछा गया है। तो विद्युत विभवांतर बल यहाँ पर क्या होगा, सेल का
सेल का विद्युत विभवांतर बल आपका क्या है? देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। 1.5 वोल्ट होता है वो, उसके भीतर विभव का वितरण है उसके संबंध में अभी करता है। ठीक है, और कहा गया कि उसकी ऊर्जा है। ठीक है, तो इसका साधारणतः जो आपका विद्युत वाहक बल होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। क्या होता है? 1.5 वोल्ट होता है। तो इसमें आंसर नहीं दिए गए थे, ठीक है, इसलिए आपको बता दिए कि उनके अंदर जो होता है 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, उसकी ऊर्जा होता है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं, तो धातुओं में जो धारावाहक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो जितने भी धारावाहक हैं तो ये क्या होते हैं कि देखिए, यह प्लस है और इधर में माइनस है, ये पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन जाता है? तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जाता है, याद रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन इससे होकर के पास करते हैं। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका इसी को कहते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। और ये आपको पॉलिटेक्निक, ITI ये सारी चीज़ में पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो आपको अभी अभी फार्मूला बताए थे कि I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आवेश जो है आवेश निकाल लेते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I गुना T हो जाएगा। अर्थात एक बल्ब से 120 आवेश का जो मान है वो 120 है। ठीक है, 120 है, सॉरी, यहाँ पर ये आवेश का मान जो है वो 120 है। ठीक है, और आवेश प्रवाहित हो रहा है तो 1 मिनट में बोला गया है। कितना मिनट में? 1 मिनट में कितना सेकंड होगा? तो 60 सेकंड होगा। 60 दूना 120, यानी कि यहाँ पर 2 एम्पियर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाते हैं? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो है वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच को छड़ में उत्पन्न आवेश होता है। देखिए, रेशम द्वारा या बाल पर आप कभी कंघी को रगड़ते हैं या पेंसिल को बचपन में भी रगड़ करके देखते हो तो छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो क्या हो जाते हैं? उसके ऊपर आ जाते हैं। तो इस पर रगड़ने पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न होता है। तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है जिससे कि वो टुकड़े को उठा लेता है? तो वो धन आवेश होता है। कैसा होता है? धन आवेश होता है, याद रखिएगा, धन आवेश होता है। क्लियर हुआ? चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पर आ गया। ऊन द्वारा एवोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ में क्या उत्पन्न होती है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया कि ऊन द्वारा एवोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एवोनाइट के छड़ पर, देखिए, एवोनाइट के छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। कौन सा आवेश? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा आवेश लगते हैं? तो यहाँ पर जो बल लगते हैं वो कौन सा नियम से लगते हैं? तो आपको याद रखना है कि वो कूलाम के नियम से लगते हैं और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कूलाम का नियम क्या है। चलिए बता देते हैं आपको। F बराबर होता है K/Q1 इंटू Q2/R²। याद रखिएगा, ये है कूलाम का नियम है। क्या है? कूलाम का नियम है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर दो आवेश A और A एक दूसरे को R पर स्थित कूलाम से
r पर स्थित कूलाम के नियम से उत्पन्न बल दूरी क्या होगा। तो अभी अभी आपको जो फार्मूला बताए हैं तो उसी फार्मूला को आपको बता देना है कि F बराबर क्या बताए हैं। तो अभी अभी आपको बताए हैं कि F बराबर जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R² हो जाएगा, Q2 बाई R² हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R², ये आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर कूलाम के नियम कूलाम के नियम को क्या कहा जाता है। कूलाम के नियम को ही एक अलग नाम से जाना जाता है जिसको समानुपाती स्थिरांक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समानुपाती स्थिरांक भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कूलाम के नियम को समानुपातिक स्थिरांक भी कहा जाता है। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो दो सदृश आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको प्रतिकर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। दो सदृश आवेशों के बीच, यानी कि अगर दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे तो वहां प्रतिकर्षण होगा और प्लस माइनस हो जाएगा तो वहां पर आकर्षण बल हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो विजातीय आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कैसा लगता है, आकर्षण बल। अभी अभी आपको बताए हैं कि जब विजातीय होगा तो आकर्षण बल और समान होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान धन और ऋण आवेश से आवेशित होते हैं, इसे क्या कहा जाता है। दो पिंड जब आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान धन और ऋण आवेश से आवेशित हो जाते हैं, समान धन और ऋण आवेश से आवेशित हो जाते हैं, इस आवेश को संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत कहा जाता है, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। तो याद रखेंगे आवेश के संरक्षण का सिद्धांत का नियम कहलाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, क्या प्रोटॉन आवेश के कहा गया, क्या प्रोटॉन आवेश के प्रक्रम में भाग लेता है। क्या प्रोटॉन आवेश के प्रक्रम में भाग लेता है, तो जी नहीं। क्या प्रोटॉन आवेश के प्रक्रम में भाग लेता है, तो प्रोटॉन भाग नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर आ गया अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक ऊर्जा के कुछ भाग खर्च होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो क्या चीज़ में खर्च हो जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में खर्च हो जाता है। किस ऊर्जा में खर्च हो जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में खर्च हो जाता है। और सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, बोलो सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, तो सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है। और गतिज ऊर्जा जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक गतिज ऊर्जा एक स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा गया कि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय नेट आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो देखिए धारा का जो मान होता है वो क्या होता है, आवेश बट्टा अब अभी आपको बताए हैं समय होता है। तो देखिए तो आवेश Q/T है कहीं पर, Q/T है क्या कहीं पर, तो I बराबर यानी कि I बराबर आपको क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा Q/T हो जाएगा। ठीक है, I बराबर Q/T हो जाएगा। ठीक है, I बराबर Q/T हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। ठीक है, आपका आंसर ये सही होगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन से जो कहा गया कि खनिज अम्ल विद्युत के चालक होते हैं, इनके जलीय विद्युत को क्या कहा जाता है, तो विद्युत अपघट्य कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिट कारगर हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ये आप लाइक करना नहीं भूलेंगे, ताकि लाइक कीजिएगा तभी आगे की वीडियो जो है वो आपके सामने प्रेजेंट होते रहते हैं। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, तो लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है वो ऑटोमोबाइल में हो रहा है। आजकल कहाँ हो रहा है, ऑटोमोबाइल में हो रहा है। ठीक है, तो लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का प्रयोग याद रखेंगे
कहाँ होता है? तो ऑटोमोबाइल में होता है। ठीक है, दो वस्तुओं के आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो क्या हो जाता है? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर वो क्या हो जाता है? वो चार्ज हो जाते हैं, मतलब वो धन आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? धन आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या हो जाता है? जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या हो जाता है? तो जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋण आवेशित हो जाता है, और जो चार्ज होता है वो क्या हो जाता है? धन आवेशित हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जो पदार्थ घर्षण द्वारा यानी कि आपस में रगड़ने पर आसानी से आवेशित हो जाते हैं वह विद्युत रोधी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। याद रखिएगा, क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को क्या कहते हैं? किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को वोल्टीय सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्टीय सेल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वोल्टीय सेल कहा जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अमीटर निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, इसलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जल्दी से आंसर को दे दीजिए। अमीटर जो है वो एक धारा मापी उपकरण है और ये परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की माप अमीटर के द्वारा की जाती है। तो विद्युत धारा की जो माप हम लोग करते हैं वो किससे करते हैं? तो विद्युत धारा की जो माप है वो किससे करते हैं? वो हम लोग अमीटर से करते हैं, और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा जो है एम्पियर घंटा जो है वो किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा जो है वो विद्युत शक्ति आवेश का मात्रक है। किसका है? आवेश का मात्रक है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वह जूल है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको पहले से ही बता चुके हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कहा गया कि 1 वोल्ट कितना के बराबर होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 वोल्ट जो है वो कितना के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट 1 जूल पर 1 कूलम के बराबर होता है। एक जूल को कहा जाता है कि एक जूल को लाने में जो ऊर्जा खपत होती है, अर्थात 1 कूलम जो ऊर्जा जो लगती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। याद रखेंगे। इसी के साथ हम लोग आगे हैं 43वें नंबर क्वेश्चन पर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विभवांतर जो हम लोग मापते हैं वो क्या चीज़ से मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। किस चीज़ से मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो पार्श्व क्रम या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पार्श्व क्रम या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 × 10⁻⁻19 याद रखेंगे, -19 जूल के बराबर होता है। -19 जूल के बराबर होता है। इसी के साथ चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश हो। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर हो। क्या हो? विद्युत दाब में अंतर हो, तभी उसमें क्या होगा?
वो चालक का प्रचलन कर पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, अगर क्यू आवेश विभवांतर से प्रवाहित किया जाता है तो फार्मूला क्यू बराबर क्या होगा। तो क्यू आवेश विभवांतर से प्रवाहित किया जाता है तो कार्य क्या होगा, पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, कार्य क्या होगा। तो कार्य जो है, कार्य का फार्मूला जो हो जाएगा यहाँ पर क्यू जो हो जाएगा वो आपका वी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा। डब्लू बराबर याद रखिएगा, डब्लू बराबर जो है वो वी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर वी क्यू हो जाएगा, याद रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होती है वो वस्तु विद्युत का चालक कही जाती है। क्या कही जाती है, तो विद्युत का चालक कही जाती है। इसी के साथ अगले नंबर क्वेश्चंस पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चंस जो है वो आपका है, जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं, अर्थात अचालक कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चंस है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के माप को उन बिंदुओं का क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चंस और क्वेश्चंस नंबर 50, जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उन दोनों टर्मिनलों के बीच क्या हो जाता है, तो विभवांतर शून्य हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आज का लास्ट क्वेश्चंस था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग आगे और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें विद्युत आरेख पर आधारित प्रश्न होगा, ओम के नियम पर आधारित हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो इस चैनल पर अभी तक जिन्होंने हमें गिफ्ट के रूप में गिफ्ट नहीं दिया है तो वो गिफ्ट के रूप में हमें जल्दी से लाइक कर दे। ठीक है, और जो चैनल पर नए होंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसके आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ओके, जय हिंद।